उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। क्या तुम उन्हें सूंघकर ट्रेस कर सकते हो जबकि तुमने उन्हें देखा ही नहीं और ना ही उनसे कभी मिले हो? जूलिया ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा तो जोसेफ भी इख्तियार हंस पड़ा। मैडम, ये इनकी जगह है। यहाँ इनके लिबास मौजूद हैं, वो गिलास मौजूद हैं जिनमें उन्होंने शराब पी है, वो कुर्सियाँ मौजूद हैं जिन पर वो बैठे रहे हैं। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, क्या इस तरह तुम इनकी बू सूंघ लोगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैडम, मैं अफ्रीका का प्रिंस हूँ और जंगल में ज़्यादातर काम कुव्वत शामा से ही लिया जाता है। प्रिंस वही बन सकता है जिसकी कुव्वत शामा दूसरों से ज़्यादा तेज़ हो, और बॉस को चूँकि मालूम है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ इसलिए उन्होंने कुव्वत शामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जोसेफ ने वजाहत करते हुए कहा, लेकिन हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? क्या इमरान इनसे निपट नहीं सकता? जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा, मैडम, बॉस को मालूम है कि कॉल सुनने के बाद ये लोग हमारी तरफ से मुतमईन होंगे और अब तमाम ट्रैप बॉस और इसके साथियों के खिलाफ बिछाया जाएगा और ट्रैप में कुछ भी हो सकता है। जोसेफ ने जवाब दिया, लेकिन किस तरह ट्रैप बिछाया जा सकता है? जूलिया अभी तक उलझी हुई थी। बॉस का हुक्म है कि जब भी किसी के बारे में सोचना हो तो अपने आप को इसकी जगह रखकर सोचा जाए। अगर मैं अपने आप को गायकर की जगह रखकर सोचूं तो कॉल सुनने के बाद मैं लामहला चांगी चेक पोस्ट के बाद किसी मोड़ पर अपनी जीप खड़ी करके खुद अलहदा झुक कर बैठ जाऊंगा। और चूँकि कॉल की वजह से बॉस तक जीप की पूरी तफसील पहुंच चुकी है इसलिए जीप को देखकर बॉस और उसके साथी लाजमन चेकिंग के लिए रुकेंगे और इस तरह गायकर और उसके साथी औरत समझ जाएंगे कि यही बॉस और उनके साथियों की जीप है और वो इस पर फाइल खोल सकते हैं। जबकि वो हमारी तरफ से मुतमईन होंगे इसलिए हम उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जोसेफ ने तफसील से बात करते हुए कहा तो जूलिया एक झटके से उठ खड़ी हो गई। तुम और तुम्हारा बॉस दोनों ही मेरी समझ से बालातर हैं। मैं अपने आप को अक्लमंद समझती थी, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ है कि अक्लमंद तो तुम और तुम्हारा बॉस है। जो बात तुमने इतनी आसानी से सोच ली है वो मेरे तसव्वुर में भी ना थी। जूलिया ने हाथ उठाकर जोसेफ के कंधे पर थपकी देते हुए तहसीन भरे लहजे में कहा तो जोसेफ के चेहरे पर चमक सी उभर आई। आप बॉस की साथी हैं मैडम, आपका रुतबा बुलंद है, जबकि मैं तो बॉस का गुलाम हूँ। जोसेफ ने सर झुकाते हुए बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा तो जूलिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। ओके, ठीक है, तुम यहाँ इनकी बू सूंघो, फिर हमें यहाँ से रवाना होना है क्योंकि चांगी चेक पोस्ट का फासला यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। जूलिया ने कहा, आप जीप में बैठे, मैं आ रहा हूँ, फिर आप देखेंगी कि हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। जोसेफ ने कहा तो जूलिया ने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकालकर वहाँ मौजूद इस आले पर फायर खोल दिया जिसको गौसिक ऑपरेट कर रहा था। फिर मशीन पिस्टल जेब में डालकर वो मुड़ी और थोड़ी देर बाद वो जीप की साइड सीट पर बैठ चुकी थी। थोड़ी देर बाद जोसेफ तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ जीप की तरफ आ गया। उसके हाथ में एक मुड़ा तड़ा सा टिश्यू पेपर था। इसने जीप में बैठकर एक बार उसे नाक से लगाकर सूंघा और फिर टिश्यू पेपर को अपनी जेब में डाल लिया। ये किसका है? जूलिया ने कहा, इसमें औरत की मखसूस बू आ रही है। ये यकीनन इस गायकर की साथी औरत सैंडी का है और अब मैं इनको पाताल में भी तलाश कर लूँगा। जोसेफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया और दूसरे लम्हे जीप स्टार्ट होकर इस कोठी के फाटक पर पहुँच कर रुक गई। जोसेफ ने नीचे उतरकर फाटक खोला और जीप में बैठकर इसने जीप को बाहर निकाला और एक बार फिर उससे रोककर नीचे उतरा और फाटक को अंदर से बंद करके खुद वो छोटे फाटक से बाहर आ गया। बाहर से छोटा फाटक भी बंद कर दिया और आकर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जीप खासी तेज़ रफ्तारी से चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी जबकि जूलिया खामोश बैठी हुई थी। इसके जहन में बार बार जोसेफ की बातें आ रही थी। उसे हकीकतन ये एहसास हो रहा था कि जोसेफ बेहद अक्लमंद और गहरा आदमी है, जबकि अब तक वो जोसेफ के बारे में यही समझती रही थी कि जोसेफ को बस अफ्रीका और उसके विच डॉक्टरों के अलावा और कुछ नहीं मालूम। लेकिन इस बार जोसेफ के साथ रहकर उसे हकीकतन एहसास हो रहा था कि वो जोसेफ को गलत समझती रही। वो अब सोच रही थी कि इस मिशन की रिपोर्ट देते वक्त वो खसूसी तौर पर जोसेफ की अक्लमंदी और होशियारी के बारे में जिक्र करेगी और वो सिफारिश करेगी कि जोसेफ को बाकायदा सीक्रेट सर्विस में शामिल किया जाए कि अचानक जीप उछलने लगी और जूलिया चौंक कर अपने ख्यालात से बाहर आ गई। इसके साथ ही वो ये देखकर चौंक पड़ी कि जीप सड़क को छोड़कर झाड़ियों भरे मैदान में दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। क्या हुआ? तुमने सड़क क्यों छोड़ दी? अभी तो चांगी चेक पोस्ट कम से कम 2 घंटे के फासले पर है। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने लॉर्गो और चांगी को नक्शे में गौर से चेक किया है। अगर हम सड़क के रास्ते वहाँ जाएं तो वाकई ही 2 घंटे लग जाएंगे क्योंकि सड़क बहुत लंबा चक्कर काट कर चांगी पहुँचती है।
اس کے علاوہ ہمیں چانگی چیک پوسٹ کے حکم میں ہو کر آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے چیک پوسٹ پر کوئی گڑبڑ کر رکھی ہو اور ہمیں وہاں روکا بھی جا سکتا ہے اور ہمارے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس راستے سے ہم چانگی چیک پوسٹ کو کراس کر کے آگے سڑک پر پہنچ جائیں گے، اور وہ بھی آدھے وقت میں، جوزف نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ چانگی چیک پوسٹ کے بعد ہی پیکٹنگ کریں، اور اس سے پہلے بھی تو ٹریپ بچھایا جا سکتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ یس میڈم، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بعد میں ایسا کریں گے، کیونکہ جس قسم کا موڑ ایسی ٹریپنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ چیک پوسٹ کے باہر ہی آتا ہے، لیکن اگر وہ وہاں نہ ہوئے تو پھر بھی ان کی بو سونگھ کر واپس چل پڑوں گا، جوزف نے کہا تو جولیا نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.25 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جوزف نے کار درختوں کے ایک جھنڈ میں روک دی۔ کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے سڑک قریب ہے، میں پہلے ان کی بو سونگھوں گا، پھر باقی کارروائی ہوگی، جوزف نے کہا۔ لیکن اگر تم ان کی نظروں میں آ گئے تو؟ جولیا نے کہا۔ آپ بے فکر رہے میڈم، جوزف جنگل کا پرنس ہے، جوزف نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر جیپ سے نیچے اترا اور درخت کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ جولیا بھی نیچے اتری اور ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کوئی اچانک نہ آ جائے۔ ویسے اسے یقین تھا کہ جوزف آسانی سے گائیکر اور سینڈی کی نظروں میں نہ آ سکے گا، کیونکہ اب اسے جوزف کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جوزف اس طرح دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے درخت کی اوٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میڈم، یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر موڑ سے پہلے گائیکر کی جیپ سڑک کی سائڈ پر کھڑی ہے۔ اس کی تفصیل گازک نے بتائی تھی، اور وہ عورت سڑک کی ایک طرف جدھر ہم ہیں ایک درخت پر موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں میزائل گن ہے، جبکہ اس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی ہے، جبکہ گائیکر سڑک کی دوسری طرف جہاں جیپ میں ہے موجود ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ میڈم، میں ان کی بو سونگھتا ہوا وہاں پہنچا ہوں۔ اس عورت کو تو میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن گائیکر کی بو دوسری طرف سے آ رہی ہے، جوزف نے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ میں سڑک کراس کر کے دوسری طرف جاتی ہوں، تم ادھر رکو تاکہ بیک وقت دونوں کا خاتمہ کیا جا سکے، جولیا نے کہا۔ آپ کو سڑک کراس کرتے ہوئے وہ دیکھ لیں گے، جبکہ میں خاصے فاصلے سے سڑک کراس کر کے اس گائیکر کے حکم میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ یہ حکم دیں کہ انہیں زندہ پکڑنا ہے یا ہلاک کرنا ہے، جوزف نے کہا۔ انہیں زندہ پکڑ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہیں ہلاک کرنا ہے تاکہ جس مشن پر ہم دونوں کو بھیجا گیا ہے وہ مکمل ہو سکے، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو وہ جگہ دکھا دیتا ہوں جہاں وہ عورت موجود ہے، جبکہ میں یہیں سے چکر کاٹ کر فاصلے سے سڑک کراس کر کے اس گائیکر کے حکم میں پہنچوں گا۔ پھر آپ جیسے ہی فائر کی آواز سنیں، آپ بھی اس عورت پر فائر کر دینا۔ آئیے میڈم، جوزف نے کہا۔ ہاں چلو، جولیا نے کہا۔ پھر وہ دونوں تیز سے قدم اٹھاتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کی دوسری طرف ایک میدان میں پہنچ گئے، جہاں دور دور تک اونچی جھاڑیاں تھیں۔ البتہ کیا تم انہیں سونگھ کر ٹریس کر سکتے ہو، جبکہ تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی ان سے کبھی ملے ہو؟ جولیا نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا تو جوزف بے اختیار ہنس پڑا۔ میڈم، یہ ان کی جگہ ہے، یہاں ان کے لباس موجود ہیں، وہ گلاس موجود ہیں جن میں انہوں نے شراب پی ہے، وہ کرسیاں موجود ہیں جن پر وہ بیٹھے رہے ہیں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس طرح تم ان کی بو سونگھ لو گے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم، میں افریقہ کا پرنس ہوں، رک کر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کس سائڈ سے جاؤ گے؟ جولیا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں پہلے مشرق کی طرف جاؤں گا اور خاصا لمبا چکر کاٹ کر سڑک کراس کر کے اس جھنڈ کے مقابل درختوں کے جھنڈ کے حکم میں جا کر اس گائیکر کا خاتمہ کروں گا، جوزف نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جاؤ، جولیا نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا تو جوزف تیزی سے مڑا اور پھر وہ جھکے جھکے انداز میں دوڑتا ہوا نیچے سے آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ جولیا اس وقت تک جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھی رہی جب تک جوزف اس سے نظر آتا رہا۔ جب جوزف اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو بڑے محتاط انداز میں جھاڑیوں کی اوٹ لیتے ہوئے درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھتی چلی گئی جس طرف جوزف نے اشارہ کیا تھا۔ وہ اس لیے بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ عورت ہونے کے ناطے اسے احساس تھا کہ عورتیں ایسے معاملات میں مردوں سے زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ سینڈی نے عقب کا بھی خیال رکھا ہوا ہو اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کے اس جھنڈ میں داخل ہو گئی، لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھی اور پھر ایک درخت کی گھنی شاخوں میں بیٹھی ہوئی عورت اسے نظر آ گئی۔ اس کے پشت جولیا کی طرف تھی جبکہ اس کی پوری توجہ سامنے کی طرف تھی۔ مشین گن اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی جب اس کے ہاتھوں میں بھاری میزائل گن موجود تھی۔ جولیا ایک اونچی جھاڑی کے اوٹ میں بیٹھ گئی اور پھر تقریباً 20 منٹ بعد اسے دور سے تیز فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ عورت بھی بے اختیار چونک پڑی اور پھر تیزی سے نیچے اترنے لگی۔
मिसाइल गन भी उसने अपने कांधे से लटका ली थी। जूलिया ने मशीन गन का रुख उसकी तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे रिट की आवाज़ों के साथ ही वो औरत चीखती हुई एक धमाके से नीचे झाड़ियों में आ गिरी। नीचे गिरकर उसने पलटकर उठने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने दूसरा राउंड फायर कर दिया और वो औरत एक बार फिर चीखती हुई गिरी और फिर एक झटका खाकर साकित हो गई। जूलिया तेज़ी से आगे बढ़ी और फिर एक तवील सांस लेकर रुक गई, क्योंकि इस औरत की आंखें बेनूर हो चुकी थी। इमरान अपने साथियों समेत चांगी चेक पोस्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले दरख्तों के एक झुंड में मौजूद था। जूलिया की कॉल उसे जैसे ही मिली, उसने जीप का रुख सड़क से हटाकर दरख्तों के एक झुंड की तरफ कर दिया। फिर वहां पहुंचकर उसने जीप रोक दी। अब पर्दा उठने का इंतज़ार करना होगा, इमरान ने कहा और जीप से नीचे उतर आया। पर्दा उठने का इंतज़ार? क्या मतलब इमरान साहब? सालिया ने भी जीप से उतरकर हैरत भरे लहजे में कहा। दूसरे साथी भी जीप से नीचे उतर आए। क्या हुआ इमरान साहब, आप यहाँ रुक क्यों गए हैं? सफदर ने कहा। इसलिए ताकि रास्ता साफ हो सके, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन आपने तो जूलिया और जोसेफ को वहीं रुकने का कहा था, सफदर ने कहा। हाँ, पहले मैंने यही कहा था, लेकिन फिर फ़ोन पर जल उठने वाला नक्शा देखकर मैं समझ गया कि कॉल दरमियान में सुनी जा रही है और लामहला ये कॉल गायकर ही सुन रहा था, क्योंकि जूलिया के मुताबिक वो चांगी चेक पोस्ट की तरफ किया है। इसलिए मैंने इरादा बदल दिया, कुव्वत शामा का हवाला देकर उन्हें काम करने का कह दिया, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। कुव्वत शामा से आपका क्या मतलब था? मैं समझी नहीं, सालिया ने कहा। इसलिए तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ताकि कोई समझ ना सके, वरना तो गायकर जो तरबियत याफ्ता एजेंट है बड़ी आसानी से सब कुछ समझ आता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर जूलिया कैसे समझ लेगी? सालिया ने कहा। इसका समझना भी मुश्किल है, इमरान ने जवाब दिया तो सालिया के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। फिर कौन समझेगा? सालिया ने हैरत भरी लहजे में कहा। मिस सालिहा, जूलिया के साथ जोसेफ है और ये लफ्ज़ जोसेफ के लिए बोला गया है क्योंकि जोसेफ जंगल का प्रिंस है। इसकी कुव्वत शामा बेहद तेज़ है, इसलिए इस कॉल से इमरान का मतलब था कि जोसेफ और जूलिया इस गायकर और सैंडी का बाकायदा सुराग लगाकर इनका खात्मा कर दें। कैप्टन शकील ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, लेकिन क्या हम इनका खात्मा नहीं कर सकते थे? सालिहा ने चौंक कर कहा। मिस सालिहा, अपनी और गायकर की सूरत हाल को समझें। वो दोनों तरबियत याफ्ता हैं। उन्होंने पहली कॉल सुन ली थी, इसलिए उन्हें मालूम है कि हम जीप पर सवार होकर लाहौर को पहुंच रहे हैं। हमने उन्हें नहीं देखा हुआ और उन्होंने भी हमें नहीं देखा हुआ। अलबत्ता इस कॉल से उन्हें ये मालूम हो गया है कि हमें उनकी जीप की तफसीलात का इल्म हो गया है, इसलिए वो हमें ट्रैप करने के लिए जीप को किसी मोड़ के करीब सड़क के किनारे रोककर खुद झाड़ियों की ओट में रुक कर बैठ जाएंगे, जबकि हम जब इस जीप को देखेंगे तो लामहला हमें चेकिंग के लिए रुकेंगे। इस तरह उन्हें इल्म हो जाएगा कि हम ही उनके मतलूबा आदमी हैं और वो हम पर फायर खोल देंगे, कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा। हैरत है, तुम इमरान के जहन को इस हद तक समझते हो, सालिया ने हैरत भरी लहजे में कहा। इमरान साहब के साथ हमारी रुकावत बेहद तवील है और फिर ये तो आम सी बात है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उसे अपनी सहानत से मरूब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। ख़वातीन अक्लमंद मर्दों की तारीफ ज़रूर करती हैं मगर इनसे मरूब नहीं हुआ करती, इसलिए तो सफदर खामोश है, हालांकि वो तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील भी इख्तियार हंस पड़ा। सफदर साहब, मुझे समझना तो एक तरफ, अब मुझे से बात करना भी छोड़ गए हैं, सालिहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमसे क्या बात की जाए, तुम बच्चों की तरह सवालात करना शुरू कर देती हो, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब भी इख्तियार हंस पड़े। अरे, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई कि सालिहा तुम्हारे नज़दीक बच्ची बन गई, इमरान ने कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। इमरान साहब, अब हम यहाँ कब तक रुकेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। जब तक जूलिया की कॉल ना आ जाए कि रास्ता साफ हो गया है, इमरान ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि मिस जूलिया जोसेफ की बात नहीं मानेगी, सफदर ने कहा। तुमने जोसेफ के बारे में जूलिया की रिपोर्ट नहीं सुनी? उसने इसकी कारकर्दगी को शानदार कहा है। इसका मतलब है कि जोसेफ ने जूलिया पर अपनी सलाहियतों का सिक्का जमाया हुआ है, इमरान ने जवाब दिया तो सब भी इख्तियार हंस पड़े। तुमने इसलिए जोसेफ को साथ भेजा होगा कि इस तरह जूलिया पर रोब डाला जाए, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। रोब डालना और बात होती है और सलाहियतों का सिक्का जमाना और बात होती है, इमरान ने जवाब दिया। फिर इस तरह की बातें करते हुए उन्हें तकरीबन 2 घंटे हो गए, लेकिन जूलिया की तरफ से कोई कॉल ना आई और अब सिवाय इमरान के बाकी सब चेहरों से भी बोर नजर आ रहे थे। हम ख्वामख्वाह यहाँ खड़े हुए वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, सेलफोन कॉल की आवाज़ आना शुरू हो गई तो इमरान समेत सब चौंक पड़े। इमरान ने जेब से सेलफोन निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया।
हेलो जूलियाना स्पीकिंग। जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। यस प्रिंस ऑफ थम अटेंडिंग यू, इमरान ने कहा। रास्ता क्लियर हो गया है, गायकर और सैंडी दोनों को हला कर दिया गया है, इसलिए अब तुम इत्मीनान से आ सकते हो। मैं और जोसेफ चांगी चेक पोस्ट के बाद जो मोड़ आता है उसके करीब मौजूद हैं, जूलिया ने कहा। पूरी तफसील बताओ, तुम्हारे सारे साथी तफसील सुनने के लिए इंतहाई बेचैन हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब कुछ जोसेफ की वजह से हुआ है। जोसेफ तो इंतहाई अक्लमंद निकला है और इसको मैं दिल करता है कि चीफ से कहकर सीक्रेट सर्विस में शामिल करा दूं, जूलिया ने कहा तो इमरान के साथियों के चेहरे में बेइख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। अरे अरे ये गजब ना करना, वरना तुम्हारा चीफ किसी जंगल में रास्ता तलाश करता फिर रहा होगा और उसकी जगह जोसेफ ले लेगा, इमरान ने कहा। नॉनसेंस, ये क्या बात कर रहे हो? कहाँ जोसेफ और कहाँ चीफ? जूलिया की इंतहाई गुस्सेली आवाज़ सुनाई दी। शुक्र है तुम नॉर्मल तो हुई, वरना जिस तरह तुमने जोसेफ की तारीफ की थी मैं घबरा गया था कि मेरा और तनवीर दोनों का पत्ता कट गया है, इमरान ने कहा। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम आ जाओ, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। अरे वो तफसील तो बता दो, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से जूलिया ने तफसील बताना शुरू कर दी। गुड शो जूलिया, तुमने और जोसेफ ने वाकई ही इस मिशन में काम किया है। हम आ रहे हैं, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा और सेल फोन ऑफ करके उसने उसे जेब में डाल दिया। चलो अब रास्ता साफ है, इमरान ने कहा और जीप की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक मोड़ की दूसरी तरफ उन्हें जोसेफ और जूलिया जीप के साथ खड़े नजर आए तो इमरान ने जीप रोक दी। वेल डन जोसेफ, तुमने तो मुझे भी हैरान कर दिया, इमरान ने जीप से नीचे उतरकर जोसेफ के कांधे पर थपकी देते हुए कहा। मैं तो आपका गुलाम हूँ बॉस, जोसेफ ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। अब यहाँ से जाने से पहले हमने मेकअप करना है, वरना वहाँ सिर्फ ये लोग ही ना होंगे, ब्लैक थंडर ने और भी जाल बिछा रखे होंगे, इमरान ने कहा तो सबने अस्बात में सर हिला दिए। सरदार मातू लेबॉर्ट्री एरिया के करीब बने हुए लकड़ी के मखसूस कैबिन में बैठा हुआ था। वो दरमियाने कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी था। चूंकि वो मारतू कबीले का सरदार था इसलिए उसने अपने गले में एक काले रंग की पट्टी बांधी हुई थी, जिसके दरमियान सफ़ेद रंग का एक सांप गुठली मारे बैठा नजर आ रहा था। ये सरदार का खास निशान था, जबकि सरदार मातू के जिस्म पर जीन्स की पैंट और शर्ट और इस पर उसने स्याह लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। वो लकड़ी की बनी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि उसके सामने लकड़ी के तख्तों से बनाई गई मेज़ पर एक ट्रांसमीटर, एक वायरलेस फोन और शराब की एक बोतल मौजूद थी। सरदार मातू बोतल उठाकर एक घूंट लेता और फिर बोतल को वापस रख देता। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो शराब से बाकायदा लुत्फ अंदोज हो रहा हो। अचानक सामने मेज पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल मेज पर रखी और फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। सरदार मातू बोल रहा हूँ, सरदार मातू ने कहा। सेकंड हेडक्वार्टर कॉलिंग। दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे खुदकार गिरानियाँ आपस में रगड़ खा रही हों। यस सर, हुक्म सर, सरदार मातू ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। लाहौर शहर में मौजूद हमारे तमाम एजेंट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। मेकअप चेक करने वाली रेस मशीनें और टारगेट को जलाकर राख कर देने वाली मशीन भी तबाह कर दी गई है। इसलिए अब लाहौर शहर बाकी शियाई एजेंटों के लिए ओपन हो चुका है। दूसरी तरफ से कहा गया तो सरदार मातू के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। यस सर। फिर क्या हुक्म है सर, सरदार मातू ने पूछा। अब ये पाकिस्तानी एजेंट्स जंगल में दाखिल होकर लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसलिए अब तुमने इनका हतमी तौर पर खात्मा करना है। दूसरी तरफ से ताहमकाना लहजे में कहा गया। यस सर, मैं उनके खात्मे के लिए तैयार हूँ सर। यहाँ से लाहौर शहर तक पूरे इलाके में मेरे आदमी मौजूद हैं। जैसे ही ये लोग जंगल में दाखिल होंगे हलाक कर दिए जाएंगे, सरदार मातू ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन एजेंट है। अब तक बेटी ने अपने बेशुमार एजेंट्स उनके मुकाबले में उतारे हैं, लेकिन ये उल्टा उन्हें हलाक करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन अब तक तमाम मामलात शहरों में तय हुए हैं। अब पहली बार ये जंगल में दाखिल होंगे, इसलिए हेडक्वार्टर का ख्याल है कि जंगल में तुम और तुम्हारे आदमी उनके मुकाबले ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, हेडक्वार्टर का ख्याल दुरुस्त है सर, सरदार मातू ने कहा। इनकी तादाद 7 है, जिनमें 2 औरतें और 5 मर्द शामिल हैं। एक मर्द अफ्रीकी हबशी है, सेकंड हेडक्वार्टर से कहा गया। यस सर, आप बेफिक्र रहें सर, यहाँ वो दूसरा सांस भी ना ले सकेंगे, सरदार मातू ने कहा। यह भी हो सकता है कि ये किसी हेलीकॉप्टर पर एन लेबॉर्ट्री के इलाके में उतर जाएं, इसलिए तुमने कोई भी हेलीकॉप्टर या जहाज़ देखते ही फिजा में उड़ा देना है। कोई भी मशकूक आदमी सामने आए बगैर चेकिंग किए उसका फौरी खात्मा कर देना, सेकंड हेडक्वार्टर से कहा गया। यस सर, हमारे पास हर किस्म के मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं।
وہ جس انداز میں بھی جنگل میں داخل ہوئے مار ڈالے جائیں گے۔ سردار ماتو نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم ہائی الرٹ کروا دو اور لارگو شہر سے جنگل میں داخل ہونے والے ہر اجنبی کو ہر قیمت میں مار گراؤ۔ کسی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی توقف کے ہر ایک کو اڑا دو۔ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ یس سر، میں نے پہلے ہی ایسے انتظامات کر رکھے ہیں، سردار ماتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انتظامات کی تفصیل بتاؤ، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سر، جنگل میں خوفناک درندے موجود ہیں اور لارگو سے لیبارٹری تک پورے علاقے کے درختوں پر ایس آلات نصب کر دیے گئے ہیں، جن کی چیکنگ ہم 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں۔ ان آلات کی وجہ سے ہر درندہ، ہر پرندہ اور ہر آدمی جو جنگل میں موجود ہوتا ہے یہاں سکرین پر آ جاتا ہے۔ لارگو سے لیبارٹری تک تمام علاقے میں مارتو قبیلہ پھیلا ہوا ہے۔ میں نے بطور سردار مارتو اپنے قبیلے کے ہر آدمی کے گلے میں خصوصی اینٹی سینسر ڈلوا دیے ہیں۔ اس طرح چیکنگ سکرین پر مارتو قبیلے کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا، اس لیے جیسے ہی یہ لوگ کسی بھی میک اپ میں یا کسی بھی روپ میں جنگل میں داخل ہوں گے تو سکرین پر فوراً آ جائیں گے اور ہم انہیں انتہائی آسانی سے کسی بھی جگہ ہلاک کر دیں گے۔ اگر یہ لوگ ہیلی کاپٹر یا کسی جہاز پر یہاں آئے تو اس کے لیے مختلف جگہوں پر انتہائی طاقتور ایئر کرافٹ گنیں نصب ہیں، اس لیے انہیں چاہے وہ کتنی بھی بلندی پر ہو آسانی سے فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا، سردار ماتو نے تفصیلاً جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری کی کیا پوزیشن ہے؟ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے پوچھا گیا۔ لیبارٹری کے گرد اونچی سیل موجود ہے جس کے چاروں طرف واچ ٹاورز موجود ہیں، جہاں 24 گھنٹے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں اور دوسرا طاقتور اسلحہ اور آدمی موجود رہتے ہیں۔ سلاجین پہلے لیبارٹری سے باہر آتے چاہتے رہتے تھے، لیکن اب انہیں باہر آنے سے مستقل طور پر روک دیا گیا ہے اور لیبارٹری کا باہر سے کوئی گیٹ نہیں رکھا گیا۔ البتہ اس لیبارٹری کے 2 خفیہ راستے ہیں، لیکن ان دونوں راستوں کو بھی تاحکم ثانی مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے، اس لیے اب لیبارٹری میں داخل ہونے کا سوائے فضا کے اور کوئی راستہ نہیں اور فضا کو بھی کور کر لیا گیا ہے، سردار ماتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، ان کا خاتمہ یقینی ہونا چاہیے، اور اگر تم نے ان کا خاتمہ کر دیا تو تمہیں اس قدر انعام و اکرام دیا جائے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لیبارٹری دراصل پیٹی کا مستقبل ہے، سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے کہا گیا۔ میں سمجھتا ہوں سر، آپ قطعی بے فکر رہیں، صرف 7 افراد تو ایک طرف پوری فوج بھی یہاں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی، سردار ماتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی خاص بات ہو تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، اسپیشل سپر فریکوینسی پر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، سردار ماتو نے کہا۔ پہ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تو یہ لوگ آخرکار یہاں آ پہنچے، اب ان کا شکار کھیلا جائے گا، سردار ماتو نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو SMA بول رہا ہوں، اوور، سردار ماتو نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، SM3 بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ دشمن ایجنٹ لارگو پہنچ چکے ہیں SM3، اس لیے تمام آپریشنز کو اچھی طرح چیک کر لو اور ہائی الرٹ کا اعلان کر دو۔ دشمن ایجنٹوں کو ایک قدم بھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اوور، سردار ماتو نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو سردار ماتو نے اوکے کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا، پھر اس نے وائرلیس فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد سخت تھا۔ سردار ماتو بول رہا ہوں، سردار ماتو نے کہا۔ اوہ، آپ نے کیوں کال کی ہے؟ اینتھنی بول رہا ہوں، چیف سیکیورٹی آفیسر، دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا۔ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے مجھے کال کر کے بتایا گیا ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ لارگو شہر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں ہمارے تمام آدمیوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اب وہ یہاں لیبارٹری میں داخل ہونے کے لیے لازماً جنگل میں داخل ہوں گے، اس لیے آپ اب ہائی الرٹ رہیں گے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی ایئر کرافٹ کو سلامت نہیں رہنا چاہیے، آپ اسے ہر صورت میں فضا میں ہی تباہ کر دیں گے، سردار ماتو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، ہم 24 گھنٹے ریڈ الرٹ رہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس لیبارٹری کی اہمیت کا پوری طرح احساس ہے، اینتھنی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اول تو یہ لوگ ہمارے ہی ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے ہوشیار رہنا ہے، سردار ماتو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر کرٹر دبایا اور پھر ہاتھ ہٹا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ماشو بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سردار ماتو بول رہا ہوں، سردار ماتو نے کہا۔ او آپ، حکم فرمائے سردار، ماشو نے کہا۔
लॉर्गो में पाकिस्तानी एजेंट पहुंच चुके हैं जिनकी तादाद 7 है। इस ग्रुप में 2 औरतें और मर्द शामिल हैं जिनके साथ एक गाइड अफ्रीकी हबशी भी शामिल है। उन्होंने लॉर्गो में हमारे तमाम एजेंटों को खात्मा कर दिया है। अब ये मार्तू एरिया पहुंचने के लिए परतोड़ रहे हैं। क्या तुम उन्हें ट्रेस कर सकते हो? सरदार मातू ने कहा, ओह हाँ, इस क्लू पर काम हो सकता है क्योंकि लॉर्गो में मकामी लोगों की अक्सरियत है और अजनबी अफराद की निगरानी आसानी से कराई जा सकती है। इस तरह इस ग्रुप को ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन जनाब, उन्हें हलाक कौन करेगा? क्योंकि मेरे आदमी सिर्फ मुखबरी तो कर सकते हैं, किसी तरबियत याफ्ता अफराद को हलाक नहीं कर सकते। मार्शल ने खुलकर बात करते हुए कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, ये हमारा काम है। तुमने सिर्फ मुझे दुरुस्त और हतमी मालूमात मुहैया करनी है और तुम्हारा मुआवजा डबल होगा। सरदार मातू ने कहा, मुझे कहाँ इतला देनी होगी और कितना मुआवजा मिलेगा? माशू ने मुसरत भरे लहजे में कहा, एक फ़ोन नंबर नोट कर लो, इस पर तुमने इतला देनी है और मुआवजा तुम कितना चाहते हो। लेकिन ये सुन लो कि अगर तुम्हारी दी हुई मालूमात गलत साबित हुई तो तुम अपने ग्रुप समेत हलाक कर दिए जाओगे। सरदार मातू ने सख्त लहजे में कहा, मैं आपके बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं कैसे आपसे गलत बयानी कर सकता हूँ। माशू ने जवाब दिया, जनाब सिर्फ $1 लाख दे दें। माशू ने कहा, 1 नहीं $2 लाख मिलेंगे, शर्त वही के मालूमात फौरी, हतमी और दुरुस्त होनी चाहिए। सरदार मातू ने कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, जैसे ही उन्होंने किसी मकामी आदमी से रब्ता किया आपको फौरी इत्तला मिल जाएगी। माशू ने मुसरत भरे लहजे में कहा, ओके। सरदार मातू ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि माशू का मुखबरी का ग्रुप लॉर्गो में सबसे वसी और सबसे मुअस्सर है, इसलिए माशू लाजमन इस ग्रुप का सुराग निकाल लेगा और फिर उन्हें लॉर्गो में ही आसानी से हलाक कराया जा सकता है। इमरान अपने साथियों समेत लॉर्गो शहर की एक काफ़ी बड़ी इमारत में मौजूद था। ये जगह उन्होंने यहाँ के सियाहों के लिए रिहाइशगाहें मुहैया करने वाले ग्रुप से नकद रकम देकर हासिल की थी। गायकर और सैंडी की लाशें और उनकी जीप उन्होंने वहीं छोड़ दी थी और फिर वो अपनी जीपों में सवार होकर यहाँ पहुँच गए थे। चांगी चेक पोस्ट पर उनकी सरसरी सी चेकिंग की गई थी क्योंकि इन सब के पास बैनुल अक़वामी सियाहती इदारे के खसूसी कार्ड्स मौजूद थे। चूँकि सबको मालूम था कि ऐसे कार्ड्स इंतहाई छानबीन के बाद जारी किए जाते हैं, इसलिए इन कार्ड्स होल्डर की ज़्यादा छानबीन ना की जाती थी। इमरान साहब, क्या जोसेफ बाहर पहरा दे रहा है? अचानक सफदर ने पूछा, क्योंकि जोसेफ काफ़ी देर से गायब है। नहीं, वो मार्तू कबीले के किसी आदमी को ट्रेस करके यहाँ लाने की गर्ज से गया हुआ है ताकि इससे इस लेबॉर्ट्री और बाकी एरिया के बारे में तफसीलात मालूम की जा सकें। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ हेलीकॉप्टर पर जाना चाहिए। जंगल के दरिंदे हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सालिया ने कहा, अगर इंसानी दरिंदे अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो बेचारे हैवानी दरिंदे क्या कर सकेंगे? अलबत्ता हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में ही आसानी से तबाह हो सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, गायकर और सैंडी की हलाकत की इतला ब्लैक थंडर तक पहुँच गई होगी और हो सकता है यहाँ फौरी तौर पर कोई और टीम भेज दें, इसलिए हमें आगे की कार्रवाई जल्द अज जल्द कर लेनी चाहिए। सफ्दर ने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अब अपनी पूरी तवज्जो लेबॉर्ट्री पर लगा दी हो। इमरान ने जवाब दिया, इमरान साहब, इन सलाजीम के बारे में तारीख हमें जो कुछ बताती है वो तो इंतहाई खौफनाक है। अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा, तुमने इनके बारे में पढ़ा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब मुझे इस बारे में मालूम हुआ तो मैंने नेशनल लाइब्रेरी जाकर इस बारे में तारीख की किताबें निकालवाईं और उन्हें पढ़ा। सलाजीम एक ऐसी मखलूक है जिसका सर बैल जैसा और जिस्म इंसानों जैसा है। पहले तो लोगों ने ऐसी किसी मखलूक के वजूद से ही इनकार कर दिया था क्योंकि ऐसा नामुमकिन है, लेकिन फिर अबुल हॉल का मुजस्मा जो अब भी मौजूद है और ऐसे पत्थर और तख्तियाँ सामने आ गईं जिन पर इस मखलूक के कदीम दौर की तस्वीर बनी हुई हैं, तो फिर लोगों को इस पर कुछ यकीन आने लगा। और अब जब साइंसदानों ने क्लोनिंग में महारत हासिल कर ली, तब से ऐसी मखलूक के वजूद पर लोगों को यकीन हो गया। लेकिन सलाजीम के बारे में तो लिखा गया है कि उन पर कोई हथियार असर नहीं करता। कैप्टन शकील ने कहा, लेकिन क्लोनिंग से ये मखलूक कैसे वजूद में आ सकती है? क्लोनिंग से तो जिसका DNA होगा वैसी ही मखलूक पैदा होगी। जैसे साइंसदान ने एक भेड़ के DNA से क्लोनिंग के जरिए वैसी ही भेड़ पैदा कर ली जिसका नाम डोली रखा गया था। जूलिया ने कहा, तुम दोनों की बात दुरुस्त है। कदीम दौर में शायद साइंसदान आजकल के साइंसदानों से ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन उन्हें साइंसदान के बजाय जादूगर कहा जाता था। बहरहाल मखलूक पैदा हुई जिससे जलपरी, अबुल हॉल और उड़ता घोड़ा अब तक तस्वीर में हमारे सामने मौजूद हैं।
जबकि हमारे साइंसदान अभी तक इस हद तक नहीं पहुंचे कि मखलूक को वजूद में ला सकें। लेकिन जैसे ही जूलिया ने बताया कि DNA से वैसे ही मखलूक क्लोनिंग के ज़रिए पैदा की जा सकती है और मौजूदा साइंसदान को सलाजीम का ढांचा मिल गया है और वो इसके DNA से सलाजीम मखलूक पैदा कर रहे हैं, इस साइंसदान को ब्लैक थंडर ले उड़ी और इन्होंने सलाजीम को मुस्तकबिल में अपनी फ़ौज का दर्जा दे दिया, क्योंकि ये मखलूक नाकाबिले तस्खीर होने के साथ साथ 100% हद तक फरमाबरदार भी है और इस पर कोई बारूद या कोई रेस भी असर नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो हज़ारों लाखों तादाद में उसे वजूद में ले आए तो फिर पूरी दुनिया को इन सलाजीम के ज़रिए आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये तमाम काम खुफिया तौर पर हो रहा था कि इसका इल्म सुपर पावर्स को हो गया, जिसके नतीजे में हम यहाँ मौजूद हैं। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन इमरान साहब, इनका खात्मा कैसे किया जा सकता है? कैप्टन शकील ने पूछा। मैंने इस पर सोचा है। तारीख़ हमें बताती है कि तूफ़ान नूह ऐसी तमाम मखलूक़ात का खात्मा कर दिया, वरना शायद अब इस पूरी दुनिया पर हुकूमत ही इस मखलूक की होती। Like, comment, share, press the bell icon.